Okay. Uh, Before going to the numericals, actually I have balanced for both jam and gate experiments because you know कि जैम एक्सपीरियंस लाइक हम लोगों के टाइम में हम लोग क्या करते थे कि जो जैम के लिए हम लोग जब प्रिपरेशन लेते थे ना हम लोग सिर्फ जैम का न्यूमेरिकल्स करते थे। लेकिन हमारे टाइम में ही मेनली ऐसा हुआ कि लाइक न्यूमेरिकल्स का जो डिफिकल्टीज है वो अभी थोड़ा ज्यादा है, मतलब हार्ड सल और ज्यादा हो रहा है, राइट? इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू कैन अंडरस्टैंड। सो मैंने सोचा कि ये जो सेशन मैंने रखा है मैं दोनों के ही रखे, लाइक जो जैम एक्सपीरियंस है वो अभी गेट का भी थोड़ा का न्यूमेरिकल्स देख के गया तो उसका थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट जो जैम में अभी तक नहीं आया, ऐसा कॉन्सेप्ट वो लोग कर ही सकते हैं कि गेट का कोई न्यूमेरिकल्स या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा जैम में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग हर साल चाहते हैं कि थोड़ा न्यू क्वेश्चंस ऐड करे। लाइक हमारा जो प्रोफेसर होता है आईआईटी बॉम्बे का, तुमने अगर गेट का भी क्वेश्चंस देखा होगा तो आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चंस जो था प्रीवियस ईयर का उसमें देखा होगा पूरा ही उसने न्यूमेरिकल से भरा दिया। और जो हमारा क्लास में कराया था लाइक वो लोग सिर्फ हम लोगों के लिए बहुत इजी था, क्योंकि हम लोग को क्लास में जो कराया था वही गेट में डाला था तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया हम लोगों का। तो इसलिए हम लोग भी ऐसे ही अरेंज करेंगे इस न्यूमेरिकल सेशंस को कि जैम का भी एक्सपीरियंस जो है उसका भी इसका मतलब गेट का न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत आना चाहिए, राइट? और गेट का एक्सपीरियंस जो है इधर उसका तो आना ही चाहिए। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो बिफोर दैट आई सजेस्ट एवरीवन टू शो दिस पॉइंट, राइट? कि आप सब लोग आपका जो टैब या फिर लैप मोबाइल से उसमें ये ऐप जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि गेट कैलकुलेटर इज नॉट लाइक द अदर कैलकुलेटर्स। लाइक नॉर्मल कैलकुलेटर से नहीं होता है, उसमें कुछ फंक्शंस रहता है जो आपको पहले से ही मतलब सीख के जाना पड़ेगा उधर। लाइक सोचो कि आपने लॉक टू उधर इनपुट करोगे। आई थिंक जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं उसको तो ये पता ही होगा कि गेट कैलकुलेटर का यूज कैसे करते हैं। लेकिन आई थिंक इधर बीएससी का भी बहुत स्टूडेंट्स है जो नेक्स्ट साल गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, राइट? तो उसको मैं मतलब स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि ये ऐप आप डाउनलोड कीजिए, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, गेट कैलकुलेटर, एंड ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स एंड द कैलकुलेशंस यूजिंग दिस ऐप, ओके? नॉट द नॉर्मल कैलकुलेटर। So you will be practiced more and more and there will be no difficulties during the exam time. Okay. So now I am just starting my slides. सो इधर मैंने कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाला है कि ये फॉर्मूला कहाँ से है। आई थिंक आप लोगों ने जो जैम गेट एक्सपीरियंस है उसको तो पता ही होगा, और जो जैम एक्सपीरियंस है वो आई थिंक वो लोग क्लास में भी इसको डिस्कस हुआ ही होगा, राइट? तो हम लोग को ही पता है कि जैम में इतना डिटेल्स में नहीं आता है, तो इसलिए मैंने सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स का जो जो फॉर्मूलाज चाहिए, ठीक है, जिससे तुम आसानी से फॉर्मूला को कर सकते हो, या फिर जो शॉर्टकट्स फॉर्मूला होता है, राइट? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जैम में बहुत टाइम कम मिलता है कि न्यूमेरिकल्स को करने का, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चंस रहता है उसको भी रिवीजन करना है। तो मैंने बहुत सारा शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी इधर ऐड किया ताकि तुम बहुत इजीली और बहुत टाइम सेविंग हो, राइट? ओके, सो स्टार्टिंग विद द फॉर्मूलाज की फर्स्ट में देखो कि मैंने जो जो मेन फॉर्मूलाज है इधर उसको मैंने अंडरलाइन किया है इधर, सिर्फ उतना ही हम लोग इधर देखेंगे, बाकी तुम चाहो तो बाद में क्लास के बाद या फिर सेल्फ इंटरेस्ट में देख सकते हो। ओके, so here you can see that the first formula you can also do one thing कि आप चाहो तो आपका जो एक एक्सरसाइज बुक में ना या फिर आप जहाँ पे नोट कर रहे हो सब फॉर्मूला एक जगह में नोट कर लो। तो क्या हो गया बाद में, क्योंकि अभी सब कुछ तुमको ना नया लगेगा, जो मेनली जो जैम एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक जगह में जो जो फॉर्मूला मैं अभी बोल रहा हूँ सबको एक जगह में नोट कर लो, ताकि जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तो इजी होगा आपके लिए उसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, और आपको याद में रहेगा और आसानी होगा, ठीक है? तो ट्राई करो कि मेरे साथ साथ इसको भी तुम एक एक्सरसाइज बुक में एक ही जगह में सब कुछ नोट करते जाओ। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो पहले जो फॉर्मूला है एन इक्वल्स टू एन जीरो ई टू दावर माइनस लैम्डा टी। आई थिंक सुना होगा फॉर्मूला, राइट? बहुत बेसिक फॉर्मूला है रेडियो एक्टिव मेथड का। तो व्हाट इज एन? एन इज द number of atoms in the present time, right? N0 is the number of radioactive atoms during the beginning. ओके, सो ये और भी क्लियर होगा जब मतलब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे इधर। ओके, एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज नो की डीके कांस्टेंट एंड टी इज द टाइम। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला है कि टी हाफ इज द हाफ टाइम इक्वल्स टू एल एन टू बाई लैम्डा। ओके, and then dp, what is dp? dp is the radioactive daughter which is produced, or dp means produced daughter. Okay, so this is the n0 minus n. N0 means I have already told that parent atoms at the beginning,
and N is the present time parent atoms. Okay. So there is also another formula, dp equals to n into e to the power lambda t minus 1. I think in your class you have already learned this, right? ओके सो अभी हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला आप लोग निकलते हैं तो कैसे करते हैं मेनली कि एन इक्वल्स टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, उधर से फिर लैम्डा निकालो, फिर टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 बाई लैम्डा, ऐसे करते हैं। लेकिन उसका एक शॉर्टकट भी है जो मैंने इधर डाला है, वो है कि टी हाफ मीन्स द हाफ लाइफ इक्वल्स टू हाफ टू द पावर एन इनटू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, कि इनिशियल जो आपका नंबर रहेगा, जब मैं न्यूमेरिकल्स में आऊंगा तो देखना, जस्ट अभी के लिए इसको सिर्फ नोट करके रखो, ठीक है? और अभी कुछ टर्म आपको याद नहीं रहता है तो, या फिर नहीं समझ पाते हो तो मेरे को पूछो। ओके ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी। सो व्हाट इज डी हियर? So D means total daughter. Okay, so total daughter atoms equals to D0 plus D star. So मैंने किसको क्या मार्क किया है? D star means कि जो रेडियो एक्टिव डॉटर है, मतलब पेरेंट्स का डीके करके जो डॉटर उधर आता है। ओके, और D0 मीन्स जो डॉटर एटम्स पहले से ही उधर प्रेजेंट रहता है। तो T मतलब टोटल डॉटर इक्वल्स टू जो D0 मतलब जो इनिशियली जो डॉटर उसमें प्रेजेंट रहता है सिस्टम में, प्लस डी स्टार मीन्स जो रेडियो एक्टिव डॉटर है जो पेरेंट को डीके करके आता है। ओके, अभी डी स्टार का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो मैंने इधर लिखा है ऑलरेडी, इसको देख सकते हो कि एन इंटू इधर लैम्डा टी माइनस 1, राइट? तो वही देखो इधर पुट किया है, ठीक है? तो जस्ट उसको मैंने इधर रिप्लेस किया, तो एक फॉर्मूला हो गया। ओके, अच्छा, अभी फॉर ये भी आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि यू डिफरेंट सिस्टम्स लाइक रेडियोएक्टिव सिस्टम होता है कि रुबिडियम स्ट्रोंसियम सिस्टम, पोटेशियम आर्गन सिस्टम, यूरेनियम थोरियम सिस्टम, राइट? तो सेम जो फॉर्मूला इधर मैंने लिखा है कि D इक्वल्स टू D0 प्लस एन इंटू ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस 1, ठीक है? उसको ही अगर मैंने स्ट्रोंसियम सिस्टम के साथ लिखा या फिर उसको अरेंज किया तो ऐसे दिखता है, राइट? कि 87 SR बाई 86 SR equals to initial ratio plus parent in the present time e to the power lambda t minus 1. Okay, that's it. Okay, so I'm moving to the next slide. So here मैंने सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए डाला है, एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल्स टू A1 M1 प्लस A2 M2, जो कौन सा क्या है वो इधर लिखा है ऑलरेडी, अब बाद में देख लेना। ओके ओके, now I'm going for the radioactive decay. So before that मैंने इधर पीएच और पीओएच का फॉर्मूला डाला है, आई थिंक आपको सबको पता होगा इसका फॉर्मूला कि माइनस लॉग ऑफ 10H प्लस। सो इधर मैंने और एक चीज में इधर ऐड करना चाहता हूँ जो इधर नहीं लिखा है, वो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग KW से इंडिकेट करते हैं। सो व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट? इट्स लाइक दैट कि सोचो कि वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्या होता है, H2O। अगर वो डिसोसिएट करता है वाटर को, अगर H2O को डिसोसिएट करो तो क्या होता है? तो H प्लस और OH माइनस, राइट? तो अभी क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो इसका क्या काम है जब न्यूमेरिकल्स में आऊंगा तो पता चलेगा। ओके, अभी के लिए इतना ही लिख के रखो। ओके, अच्छा, और पीएच का फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, एंड दैट्स इट, दैट्स फ्रॉम दिस स्लाइड। ओके, and this formula is very important. If you see your previous questions, you can also find this formula there, right? I will come to that. So alpha, what is alpha, what is 1 by n, I will discuss. Okay, so moving to the next slide. ओके, सो एक्चुअली इसके साथ न्यूमेरिकल्स का कोई कनेक्शन नहीं है, लाइक मेरे आपको दिया है आपको रेफरेंस के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसा। इसके ऊपर से मतलब बहुत क्वेश्चंस जैम या गेट वो दोनों में ही आता है, लाइक सीक्वेंस आ जाओ या फिर कौन से में लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है, किसका कम है सबसे, पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ अगर तुम अपने टी हाफ जो टेबल है इसको सिर्फ याद रखा तो लैम्डा भी आप निकल सकते हो, राइट? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू ln2 बाई लैम्डा। तो अगर टी आप आपको याद है सबका तो आप लैम्डा भी उससे निकल सकते हो। ओके, तो ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा सिर्फ टी हाफ को, कि कौन सा सिस्टम का क्या टी हाफ होता है, दैट्स इट। ओके, अच्छा, फिर आता है कि ये फॉर्मूला की अगर स्टेबल आइसोटोप का बात करें तो हो गया अभी तक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, राइट? तो अगर हम लोग स्टेबल आइसोटोप में आए तो स्टेबल आइसोटोप का फॉर्मूला ये होता है कि डेल्टा 18O इक्वल्स टू
O18 by O16 sample minus O18 by O16 standard by O18 by O16 standard into 10 क्यूब, और इसका यूनिट पता लगना, इसको बोलते हैं परसेंटाइल। उसका यूनिट ऐसे होता है कि नीचे दो डॉट होता है, परसेंटेज में जैसे वन डॉट होता है, इसमें दो डॉट होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड परसेंटाइल। ओके, सो दैट्स इट। एंड ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक गेट में तो इसके इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आया है, लेकिन आई डोंट नो कि जैम में अभी तक आई गेस नहीं आया इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि आयनिक स्ट्रेंथ इक्वल्स टू हाफ इंटू समेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंटू चार्ज स्क्वायर। तो आप सिर्फ इसको लिख के रखे, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप और भी अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा कि क्या है एक्चुअली, कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स। ओके, अच्छा, फॉर स्टेबल आइसोटोप देयर इज टू कॉन्सेप्ट, वन इज फ्रैक्शनेशन फैक्टर एंड वन इज एनरिचमेंट फैक्टर। तो उसका फॉर्मूला यही होता है कि डेल्टा ए बी विच इज द रिलेटिव एनरिचमेंट फैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा 18 ओ ए माइनस डेल्टा 18 ओ बी। ओके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूला लिख के रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स टाइम में नहीं तो मतलब पूरा आपको लगेगा क्या हो रहा है। ठीक है, पूरा ऊपर से जाएगा कि क्या चल रहा है इधर फॉर्मूला में। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि फॉर्मूला आप सिर्फ अभी के लिए लिख के रखिए। ओके, या so fractionation factor is the ratio of two isotopes which is called alpha. Alpha is the Ra by Rb. This is also written as delta A plus 10 cube by delta B plus 10 cube. Okay. एंड दिस इज ऑल्सो अनदर शॉर्टकट कि मीन लाइफ अगर आपको निकलना दे किसी न्यूमेरिकल्स में, तो आप डायरेक्टली वन बाई लैम्डा कर सकते हो। लैम्डा तो दिया ही होगा, या फिर अगर टी हाफ भी दिया है तो उधर से भी आपको लैम्डा मिल जाएगा। तो वन बाई लैम्डा अगर आपने किया तो मीन लाइफ मिल जाता है। ओके, और डेल्टा जो मैंने अभी बोला कि रिलेटिव एनरिचमेंट फैक्टर इधर जो बोला, तो डेल्टा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 क्यूब एल एन अल्फा। ठीक है, ठीक है, डेल्टा इक्वल्स टू 10 क्यूब एल एन अल्फा। ओके, और जो फॉर्मूला मैंने इधर लिखा है ऑलरेडी इधर मेंशन्ड है फॉर्मूला। ओके, दैट्स इट। ओके, सो अभी ये जो पैटर्न है ये जो मतलब फिगर्स का जो पैटर्न है, ये भी अभी बहुत कॉमन हो चुका है। लाइक गेट में तो ऐसा क्वेश्चंस आया है, ये आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में। तो ये कैसे करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? ओके, सो ये कहाँ से आता है? तो मेनली हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, या फिर आपको ऑलरेडी पता है कि एफ फॉर्मूला जो इधर मैंने मेंशन किया है कि 87 एसआर बाई 86 एसआर प्रेजेंट इक्वल्स टू इनिशियल प्लस पेरेंट का प्रेजेंट टाइम वैल्यू इंटू ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस वन। सो यू कैन सी कि ये जो इक्वेशन है इट लुक्स लाइक y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, राइट? बिकॉज आई एम जस्ट राइटिंग इट y इक्वल्स टू सी प्लस एक्स इंटू एम। ओके, सो अगर इसको ही हम लोग ऐसे इधर प्लॉट करें ग्राफ में, तो क्या होता है कि देखो वाई एक्सिस में क्या रहता है 87 एसआर बाई 86 एसआर प्रेजेंट, राइट? देखो ये इधर लिखा है। अभी बोलो कि एक्स एक्सिस में क्या रहेगा फिर? सो अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो देखो हम लोग इधर से स्लोप निकल सकते हैं, राइट? तो स्लोप क्या होगा? देखो एम का वैल्यू क्या है इधर, अगर इस इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करें, तो स्लोप का वैल्यू देखो ये लैम्डा टी माइनस वन, राइट? अभी इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स हो सकता है, अगर आपने देखा होगा तो सही है, अगर नहीं हो तो हम लोग आएंगे उसमें। ठीक है, जस्ट अभी के लिए याद रखो ऐसा होता है कि स्लोप इक्वल्स टू ई टू द पावर लैम्डा टी माइनस वन। ओके, एंड इधर मैंने एक ऐड किया है ऐसा कि मतलब ये भी न्यूमेरिकल्स में आएगा, तब भी मैं अभी बता दे रहा हूँ कि सोचो कि क्लोरीन क्लोरीन का आपका एटॉमिक वेट निकलने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो उसका एबंडेंस आपको दिया है, और मास किस कौन सा आइसोटोप का मास क्या है वो भी आपके पास दिया है। तो आपको क्लोरीन का टोटल एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए अगर बोला तो कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें कि अगर एबंडेंस जो है उसको मैंने डाला है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। दोनों आइसोटोप, दो आइसोटोप है इधर देखो, दोनों का ही मास आपको दिया होगा क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके लेना है इसको, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर बैठना है, फिर इसको सिर्फ ऐड कर देना है, तो आपको एटॉमिक वेट निकल जाता है। ओके, और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ऐसा यूनिट देता है कि वन एएमयू, मतलब क्वेश्चन का जो आंसर वो लोग पूछते हैं सिर्फ एएमयू में पूछते हैं, बट बहुत टाइम ऐसा भी हो सकता है, या फिर न्यू एडिशन में हो सकता है कि एएमयू से आपको बोला कि ग्राम में निकालो। फिर अगर आपको न्यूमेरिकल्स भी आए तब भी आपको लास्ट में जाके दिक्कत हो सकता है, राइट? कि अभी ग्राम में कैसे कन्वर्ट करें। तो दैट्स वाई ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, मतलब ये यूनिट कन्वर्शन इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा नोट करके रखने, फिर देखते रहते। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी आता है
बहुत ठीक है, हम लोग को आईआईटी में तो बहुत बोलते हैं कि which shows the lowest 87 SR by 86 ratio known in the solar system. So it will be Babi. Okay. So इसको याद रखना, इसलिए मैंने सिर्फ इसको ऐड किया है, नॉट द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ ऐड किया। ओके। ओके। सो ये भी एक फॉर्मूला है, अभी तक आई थिंक नहीं आया इसके ऊपर नेट्स। तो इस फॉर्मूला को एक बार आप नोट करके रखना, ठीक है, कि ये दो आइसोटोप का, अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हमारे आईआईटी बॉम्बे में कराता है, कैसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स होता है, अगर तुम आप चाहो तो मैं उसको ऐड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर में। ओके। अभी के लिए मैंने ऐड नहीं किया। ओके। सो नाउ we'll come to the main focus, numericals. Okay. So this is the numerical part. Okay. So इधर लैम्डा का वैल्यू देखो दिया है कि लैम्डा हाँ हाँ इक्वल्स टू 1.21 इंटू 10⁻⁴, राइट। तो फिर right. अभी बहुत इजी होगा, आपको क्या निकलना है पहले ऐसे लिख लो, राइट, तो आपको इजी होगा कि क्या हम लोग को दिया है और क्या निकलने के लिए बोला है। तो इधर दिया है कि लैम्डा का वैल्यू ये है, अभी बोला है कि टी हाफ क्या होगा, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। सो बहुत इजी है कि हम लोग पहले ही पढ़ा है कि टी हाफ का जो फॉर्मूला, इसलिए मैंने बोला कि नोट करके रखो। ये देखो फॉर्मूला देखो, टी हाफ इक्वल्स टू ln2 बाई लैम्डा, राइट। सच सिंपल, इसको पुट कर लो इधर से कि टी हाफ इक्वल्स टू ln2 बाई 1.21 इंटू 10⁻⁴। ओके। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वही आंसर है। आंसर क्या रहा है इसका? और सब लोग ट्राई करो कि गेट कैलकुलेटर में करने का, नॉर्मल कैलकुलेटर में मत करो, ठीक है, प्रैक्टिस अभी से ही करना चाहिए, नहीं तो एग्जाम के टाइम में एक तो टाइम जाएगा बहुत, और दूसरा कि मतलब एक्यूरेसी भी नहीं आएगा और डिफिकल्टीज भी होगा पुटिंग के टाइम पे। ओके। अगर ln2 का अगर डालना है उधर गेट कैलकुलेटर में, तो क्या करना होगा कि पहले 2 डालना होगा और उसके बाद ln डालना होगा, ठीक है, तो ln2 का रिजल्ट वो दिखाएगा। ऊपर क्या था? ln2 था, राइट, ऊपर। देखो ये आंसर किसी का आया है क्या? ओके। सो जिसको आंसर आया तो वेरी गुड, और जिसको नहीं है तो एक बार चेक कर लेना। ओके। बहुत इजी है, और बाद में ही प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी ह्यूमन हूँ, राइट। ओके। अच्छा, तो चलते नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में। तो इसमें भी देखो कि क्या दिया है, कि लैम्डा इधर दिया है, राइट। लैम्डा मतलब डीके कांस्टेंट, तो डीके कांस्टेंट इधर दिया है। अभी आपको क्या निकलना है? टी आप निकलना है, तो सेम है। तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अब, घर में कर लेना, अगर प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना। ओके। सो इसको मैंने स्किप कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला आपको कि वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम ए कोल माइन हैज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻⁶। तो इसका पीएच क्या होगा? तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलते हैं पीएच? सो पीएच को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि पीएच, उधर भी देखना, जब मैं शेयर स्लाइड को आपको शेयर कर दूंगा, उधर भी लिखा है कि पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, राइट। तो बहुत इजी है, अभी जस्ट इसको लॉग बेस 10 ऑब्वियसली। ओके। तो हम्म, जस्ट इसको अभी पुट कर लो इस वैल्यू को, तो माइनस लॉग 10 10⁻⁻⁶, राइट। तो क्या होगा फाइनली 6, राइट। लॉग बेस 10 का क्या होता है, मतलब 1 हो जाए तो माइनस माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 6 विल बी इट्स आंसर, राइट। ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कि इधर बोला है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज 1024 एटम्स, हाउ मेनी एटम्स विल रिमेन आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स। तो ठीक है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज 1024 एटम्स, सो इधर बोला है कि हाउ मेनी एटम्स विल रिमेन आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स। तो अगर आपने फॉर्मूला लिखा है तो
कौन सा फॉर्मूला हम लोग इधर यूज कर सकते हैं टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। कि इधर दिया है कि ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप हैज 1024 एटम्स, मतलब इनिशियली उसका जो था एटम नंबर वो था 102524, राइट। ओके, तो अगर 4 लैब हाफ लैब्स चला गया मतलब n इक्वल्स टू 4, तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि रिमेनिंग एटम्स, ओके, रिमेनिंग एटम्स इक्वल्स टू हाफ टू द पावर n into initial amount, initial number of atoms. Okay, so what will be that? Half to the power 4 into 1024. तो कितना आएगा? 64. करेक्ट। ओके, दैट्स इट। जस्ट एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्या क्या हो रहा है ये सब, लेकिन अगर हो गया एक बार तो बहुत इजी लगेगा बाद में। जस्ट सिंपल मैंने फॉर्मूला पुट किया, हाफ टू द पावर n इंटू इनिशियल अमाउंट। ओके, वही मैंने इधर लिखा, तो 64 आंसर। ओके, अभी मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए मैंने 2 एमसीक्यू डाला है, ठीक है, फॉर ब्रेक फ्रॉम नेट, क्योंकि 3-4 नेट हो गया तो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। तो किसी को आइडिया है कि which, इनमें से किसका लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ है? ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ कि एसएबएनडी का जो है उसका है 106 BY। ओके, मतलब बिलियन ईयर्स। पोटेशियम आर्गन का एनी गेस? 1.28 बिलियन ईयर्स। ओके, रूबिडियम स्ट्रोंशियम का कितना आता है? 48 बिलियन ईयर्स। ओके, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा जैम या गेट के पहले। हम लोग भी याद रखे थे, आपको भी याद रखना पड़ेगा। ओके। ओके, और ऑस्मियम रेडियम का मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, आई थिंक 32 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, एक बार चेक करके बताऊंगे, फिर आप चेक कर लेना एक बार। ओके, तो अभी के लिए मेरे पे तीन ही याद है अभी। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि द मोस्ट सुइटेबल रेडियो एक्टिव मेथड फॉर डेटिंग होलोसिन इवेंट्स, क्या लगता है और क्यों लगता है? कि C14 का जो हाफ लाइफ है वो कितना है? 5730 ईयर्स, राइट। तो होलोसिन एकदम रिसेंट इवेंट है, और बाकी का जो है लाइक रूबिडियम स्ट्रोंशियम सामान्यम नेडियम, उसका हाफ लाइफ अगर देखोगे कितना होता है, बिलियन ईयर्स में जाता है। तो हम लोग अगर उसको मतलब एक ही हाफ लाइफ जाने में इतना साल लग जाता है, राइट। तो होलोसिन तो एकदम रिसेंट इवेंट है, तो हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, सामान्यम नेडियम से या फिर रूबिडियम स्ट्रोंशियम से। तो C14 का अगर की हाफ का मतलब हाफ लाइफ जो वैल्यू है वो सबसे कम है, लाइक 5730 ईयर्स, ईयर्स में आता है, तो इसलिए उसके साथ हम लोग डेट कर सकते हैं। सही जगह। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। सो यू कैन सी कि 18O by 16O ऑफ सैंपल का वैल्यू इधर दिया है। तो बोला है कि डेल्टा 18O का वैल्यू निकालो, और इधर क्या दिया है कि स्टैंडर्ड का जो वैल्यू है वो भी इधर दिया है, राइट, क्योंकि स्मो स्टैंडर्ड होता है, राइट। तो इसको कौन सा फॉर्मूला यूज करें इसको करने के लिए? पहले आप लिख लो कि गिवन गिवन क्या क्या है इधर। ये 18O by 16O सैंपल आपको दिया है, राइट, ये आपको पता है। 18O by 16O, ठीक है, स्टैंडर्ड भी आपको पता है, राइट, जो स्मो का वैल्यू है, स्मो बाबी ये सब स्टैंडर्ड होता है। ओके, सो उसका वैल्यू भी दिया है 0.002005। अभी आपको क्या निकालना है कि डेल्टा 18O का वैल्यू आपको निकालना है, जस्ट सिंपल इतना ही। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो डेल्टा 18 को वैल्यू कैसे निकलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? कि डेल्टा 18O इक्वल्स टू 18O बाई 16O सैंपल, ओके, माइनस 18O बाई 16O स्टैंडर्ड बाई 18O बाई 16O स्टैंडर्ड, ठीक है, इनटू 10 क्यूब। और इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा होगा, राइट, परसेंटेज। तो जस्ट सॉल्व कर लो कि कितना आ रहा है, जस्ट वैल्यू डालो इसमें और करना है। ओके, ओके, आएगा इसमें डेल्टा 18O इक्वल्स टू सैंपल का वैल्यू क्या था कि 0.0019, राइट, माइनस 0.002005
बाई 0.005, राइट, इंटू 10 क्यूब। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका? गेट कैलकुलेटर से करो सब लोग। फास्ट फास्ट थोड़ा टाइम लगेगा गेट कैलकुलेटर को, जो जिसको एकदम नया नया कर रहा है उसको, कि आगे निकल जा रहा हूँ लेकिन आपका नहीं हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लेके करो, लेकिन बाद में देखना कि बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। -52.36, राइट। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, क्या है इसमें कि 18/16 भीष्मो दिया है वैल्यू। तो बोला है कि 18/16 ऑफ ए सैंपल whose भीष्मो इज एट इतना, ओके, इज डैश। आई थिंक इसमें ठीक है, इसमें डैश, तो इधर क्या बोला है वो पहले समझो कि 18/16 स्टैंडर्ड आपको दिया है, राइट, जिसका वैल्यू 2005.2 इंटू दे दो -6, राइट। जस्ट जस्ट कर देते हैं, हाँ। तो 18/16 स्टैंडर्ड मतलब स्मोक का जो वैल्यू है वो आपको दिया है 2005.2 इंटू 10। अगर ऐसे आप लिख लो तो आपको मतलब इजी होगा समझने में क्या दिया है, क्या चाहता है वो लोग, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको आंसर पता है तब भी। उसके बाद क्या दिया है कि द 18/16 ऑफ ए सैंपल whose डेल्टा 18 वैल्यू इज दिस इज डैश, राइट। तो क्या करना है इसमें, ये स्टैंडर्ड वैल्यू इधर दिया है आपको, तो आपको बोला है कि 18/16 सैंपल का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, जिसका डेल्टा 18 वैल्यू है +25%, राइट। तो इसको करने का जरूरत है क्या अभी, क्योंकि सेम टाइप का ही मैंने ऑलरेडी किया। तो उधर क्या था, उधर आपको डेल्टा 18 निकलने के लिए बोल रहा था, राइट। और इधर आपको बोला है कि डेल्टा 18 वैल्यू आपको पता है, आपको सिर्फ 18/16 सैंपल का वैल्यू निकलना है। तो सेम ही चीज है, जस्ट आपको फॉर्मूला वही यूज करना है, जस्ट आपको सैंपल का जो वैल्यू है वो निकलना है, राइट। डेल्टा 18 इक्वल्स टू, सपोज कि 18/16 को मैंने एक्स करके नोटिफाई किया, तो एक्स सैंपल माइनस एक स्टैंडर्ड बाई एक स्टैंडर्ड, ओके, इंटू 1000। तो इधर आपको सिर्फ सैंपल का वैल्यू निकलना है, जहां पे आपको डेल्टा 18 दिया है, स्टैंडर्ड का वैल्यू दिया है। तो इजी है, राइट, आप कर सकते हो घर में बाद में। ओके, नेक्स्ट। इधर दिया कि a basaltic lava flow is found to have 87 SR by 86 SR ratio this, 87 RB by 86 SR ratio this, okay, initial 87 SR by 86 SR this much, so what is the age of the flow? और आपको डीके कांस्टेंट का वैल्यू भी इधर दिया है, तो इसको कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? ओके, सो 87 SR by 86 SR, राइट, प्रेजेंट और इनिशियल, it is 87 by 86 SR initial, okay, प्लस 86 SR initial word, present, or the time which mentioned in the question, into, ओके। सो जस्ट अभी इसको सॉल्व कर लो, देखो अभी इसमें सब वैल्यू ही दिया है, राइट, कि 87 एसआर बाई 86 एसआर रेशियो आपको दिया है 0.720, ओके। और क्या दिया है आपके पास कि इनिशियल 87 एसआर बाई 86 एसआर 0.704, तो आपको इसका वैल्यू दिया है कि 0.720, राइट। इनिशियल का वैल्यू कितना दिया है, 0.704, ओके। अच्छा, रुबिडियम का वैल्यू क्या दिया है, 0.750, ओके। देन ई टू द पावर लैम्डा का वैल्यू भी इधर दिया है 1.42 इंटू 10⁻11 इंटू टी -1। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लो, बस हो गया, और क्या है ना। जस्ट आप सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर।
क्योंकि अगर इसको मैंने टेंस पर से ये कर दिया, तो अभी क्या आया, 1.486 इंटू 10⁹ राइट, क्योंकि पहले तो कितना था, 10⁻11 था, तो मैंने उसको बिलियन ईयर्स में किया है राइट, क्योंकि आंसर मेरे को किस में दिया है, ईयर्स में दिया है राइट, कि 1.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। तो 10⁻11 का तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि 1 बिलियन ईयर्स इक्वल टू 10⁹ ईयर्स राइट, और वन 1 बिलियन या 1 गीगा ईयर जो भी बोलो, और 1 मिलियन ईयर्स इक्वल्स टू 10⁻ईयर्स। हम लोग का कितना आ रहा है, 0.1486 ऐसा कुछ इंटू 10⁻11 राइट। हम लोग क्या किया, इसको 10⁹ में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या किया 1.486 इंटू 10⁹, तो मतलब हो गया 1.5 इंटू 10⁹। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो अगेन थोड़ा ब्रेक, मतलब नेट के पास थोड़ा ब्रेक लिया कि एक और एक एमसीक्यू है था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो देखो इधर क्या लिखा है कि व्हिच वन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन बिटवीन क्वार्ट्ज एंड मैग्नेटाइट राइट। तो इधर क्या दिया है कि आपको सिर्फ इसको मतलब ज्यादा कुछ नहीं देखना है इसमें, जस्ट ये फॉर्मूला जो मैंने पहले इधर लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, ये मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वहां पे गया हूँ, दिस वन राइट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ऑलरेडी आया गेट में राइट, तो और इसका कौन सा क्या है वो भी आपको पता लगना चाहिए। ओके, तो इधर मैं वही आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि मैंने पहले ही बताया कि डेल्टा ए बी वी कैन राइट एज 1000 ln अल्फा ए बी राइट। तो इधर भी वही लिखा है कि 1000, देखो अभी कौन सा इधर से मैच कर रहा है कि 1000 ln अल्फा डेल्टा क्वार्ट्ज मैग्नेटाइट वेयर अल्फा इक्वल्स टू k⁻1/n। ओके, तो इतना तक तो सही है, लेकिन उसके बाद कौन सा क्या है वो भी इस क्वेश्चन में मेंशन किया है राइट, उसको आपको ठीक से आइडेंटिफाई करना होगा कि k इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यू नो आई गेस, सब लोग जानते हो कि k इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सही है, ठीक है, एंड n इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो आपको कौन सा लगता है कि आपको, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन रिमूव टू ऑप्शंस फ्रॉम हियर राइट, क्योंकि यू कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता है कि यही होता है फ्रॉम कि 1000 ln अल्फा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 ln अल्फा, ln अल्फा बाई 1000 एंड 1000 ln अल्फा, तो फर्स्ट में ही सी ऑप्शन कैंसिल हो गया राइट, क्योंकि ln अल्फा बाई 1000 कम ही होता है, 1000 ln अल्फा होता है फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या गया कि हम लोगों को अभी देखना है कि अल्फा इक्वल्स टू k⁻1/n, वी नो कि अल्फा इक्वल्स टू k⁻1/n। ओके, तो अभी देखो कौन सा ऑप्शन में क्या अल्फा इक्वल्स टू k⁻1/n, तो ए हो सकता है, बी में क्या है अल्फा इक्वल्स टू k⁻n, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया अभी राइट। अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, ए या डी। ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट आस्क मी, ओके, कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो ए एंड डी में अभी कौन सा होगा, तो इसके लिए अभी आपको पहले से ही पता चलना चाहिए कि इधर कौन सा क्या है। अल्फा तो ऑलरेडी पता है कि फ्रैक्शनेशन फैक्टर है, जो मैंने पहले देखा कि अल्फा इक्वल्स टू आर ए बाई आर बी, रेशियो ऑफ एरियर आइसोटोप बाई लाइटर आइसोटोप राइट। ओके, सो अल्फा इक्वल्स टू 1/n, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी क्वेश्चन मतलब अभी कॉन्फ्यूजन यही है कि व्हाट इज ए, कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, ओके, सो अभी दो ऑप्शन बचा है कि ए एंड डी। ओके, सो ए में देखो दोनों में ही सेम है कि 1000 ln अल्फा, 1000 ln अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू k⁻1/n, सब कुछ सही है। अभी डिफरेंस क्या है दोनों में कि k इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग को पता है, लेकिन व्हाट इज एन, एन इज कांस्टेंट क्वांटिटी और एन इज एक्सचेंजेबल एटॉमिक साइज। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन होगा, ए और डी? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कि एन इज द नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल एटॉमिक साइज। ओके, दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सो abundance ऑफ 35 क्लोरीन आपको निकलना है कि सॉरी abundance ऑफ दो क्लोरीन का, एक्चुअली इधर दो आइसोटोप दिया है राइट, 35Cl 37Cl, तो दोनों का abundance इधर दिया है और एटॉमिक मास भी इधर दिया है कि 34.96 है, दूसरा का 36.96, एंड देयर abundance also given, so what we have to calculate here, the atomic weight of Cl, क्लोरीन। सो इसको कैसे करते हैं,
तो बहुत इजी है. So just simple, you have to multiply, just a minute, is all. Just I have to multiply the abundance with atomic mass. That's it. और कुछ नहीं करना है, उसको लास्ट में सम करना है. तो क्या क्या होगा इसका? तो एटॉमिक वेट ऑफ Cl will be 34. 35 मत ले लेना इसको, जो वैल्यू इधर दी एटॉमिक मास उसको ही लेना है, ठीक है. 34.96885 इंटू एबंडेंस क्या होगा इसका? 0.75 प्लस 36.96590 इंटू 0.2423. कैलकुलेट कर लो. कैलकुलेट करके कितना आ रहा है? यू आर फाइन विद द आंसर 35.452. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, सो इधर क्या दिया है? सो रिपीट. सो इस 35 को जो न्यूमेरिकल है इसमें देखो कि बोला है कि ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो इसमें से इसमें डिके किया 290x 92 से डिके करके 278y कितना है नीचे 87, राइट. तो इधर बोले कि कितना अल्फा और बीटा पार्टिकल्स एमिट किया है. तो डू यू नो कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल एक्चुअली? तो अल्फा मींस 2He4, राइट. ओके, सो अगर तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि मेन कॉन्सेप्ट में हो कि अल्फा अगर निकला तो क्या होगा कि इसका जो मास नंबर है वो 4 यूनिट डिक्रीज होगा. ओके, एंड जो एटॉमिक नंबर है, सो यू नो कि व्हाट इज मास नंबर. मास नंबर सपोज फॉर एक्स इधर क्या है 290 एक्स 92, राइट. उधर से हम लोग डीके करके हम लोगों को मिला है 278 वाई 87. ओके, सो दिस इज द मास नंबर एम एन एंड दिस इज द एटॉमिक नंबर, राइट. तो अगर एक अल्फा डीके हुआ तो उसका मास नंबर जो है वो 290 से -4 डिक्रीज होगा. लाइक अगर सोचो कि एक अल्फा से इधर से मतलब माइनस अल्फा अगर मैंने किया, एक अल्फा डीके हुआ तो वो हो जाएगा फिर 286. सपोज तब तो एक्स नहीं रहेगा, सोचो कि जेड मैंने नाम दिया खुद से. ओके, एंड 92 विल बी 90, राइट. ऐसे इसको कैलकुलेट करना होता है. और अगर एक बीटा डीके हुआ, इससे ही सपोज कि एक बीटा डीके होता है हम लोगों का, तो वो क्या आता है 290 x will be suppose z or a b something. Okay, so 298 a it will be 93, right. क्योंकि एटॉमिक नंबर एक यूनिट ज्यादा हो जाता है. लाइक बीटा डीके अगर हुआ, ठीक है, बीटा डीके हुआ तो एटॉमिक नंबर जो है लाइक फॉर दिस वन 92 इज द एटॉमिक नंबर, राइट. so it will be 93 मतलब +1 हो जाता है. ओके, सो इस हिसाब से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं अभी. तो देखो कि 298 x 92 था, उससे हम लोगों को लास्ट में मिला है 278 y 87, राइट. तो पहले हम लोगों को मास नंबर देखना है. तो मास नंबर का कितना डीके हुआ है 290 माइनस 278 कितना होता है 12, राइट. तो हम लोग क्या बोला कि अगर एक अल्फा पार्टिकल डीके हुआ तो हम लोगों का मास नंबर 4 यूनिट कम होता है, राइट. 4 यूनिट डिक्रीज होता है. तो 12 डिक्रीज हुआ मतलब कितना अल्फा, मतलब 4 डिक्रीज, 4 यूनिट डिक्रीज मतलब डीके ऑफ 1 अल्फा, राइट. तो 12 यूनिट अगर डिक्रीज हुआ तो डीके ऑफ 12/4 3 अल्फा, राइट. कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ओके, तो अगर 3 अल्फा डीके होता है तो ये तो हो गया मास नंबर से हम लोग कैलकुलेट कर लिया कि 3 अल्फा डीके हुआ है. अभी अगर 3 अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर का क्या चेंज होना चाहिए? मैंने बोला कि एक अल्फा डीके हुआ तो 2 यूनिट एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, राइट. अगर 3 अल्फा फिर डीके हुआ तो कितना होगा 3 इंटू 2 मतलब 6 डीके होना चाहिए. मतलब अगर सिर्फ अल्फा डीके इधर होता है, लाइक अगर सपोज कि 290 एक्स 92 से 3 अल्फा डीके होता है तो वो क्या होना चाहिए था कि 3 अल्फा हुआ तो 12 मतलब 278 वाई, ठीक है. नीचे क्या होना चाहिए था 86, राइट. लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है कि 270 वाई 87, राइट. तो हम लोग को क्या करना है इधर से इसको 278 बाई 87 मतलब कैसे होगा? मैंने अभी बताया कि अगर बीटा डीके हुआ तो एटॉमिक नंबर एक यूनिट ज्यादा हो जाता है. देखो इधर क्या हो रहा है कि मास नंबर सेम है, ठीक. 278 सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो एक यूनिट ज्यादा हो रहा है. तो मतलब क्या हुआ कि एक बीटा डीके हुआ है. दैट्स इट. क्योंकि अभी बोला कि बीटा डीके मतलब मास नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज 1 यूनिट. देखो इधर वही हुआ है.
278 270 सेम है, बट 86 विल बी 87 बिकॉज ऑफ बीटा डीके। तो एक बीटा डीके इधर हुआ है, तो फाइनल ऑप्शन कौन सा होगा इधर की 3 अल्फा एंड 1 बीटा डीके, राइट। अभी क्वेश्चन ये है कि सी होगा या डी होगा, व्हाट इज बीटा पॉजिटिव एंड व्हाट इज बीटा नेगेटिव, एनी आइडिया? सो डू हैव यू हर्ड अबाउट इलेक्ट्रॉन कैप्चर? अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है तो क्या होगा कि सपोज कि 278 वाई 87, ओके ये था, मतलब इसको मैंने इधर लिखा है। तो अगर इसका बीटा डीके होता है तो क्या होगा, मैंने बोला कि इसका जो, सॉरी 86 था ना, राइट, इसमें 86 था। तो इसका अगर बीटा डीके होता है तो मैंने क्या बोला कि ये हो जाएगा 278 वाई 87, राइट। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है जिसको हम लोग बीटा प्लस बोलते हैं, उसमें क्या होता कि ऑपोजिट हो जाता, राइट। तो मतलब एक यूनिट घट जाता है, लाइक 278 वाई 85। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और ये हो गया बीटा डीके, ओके। यही सिर्फ डिफरेंस है बीटा माइनस और बीटा प्लस का। तो इधर हम लोग देख रहे हैं कि बीटा डीके हो रहा है, दैट्स वाई हमारा जो यूनिट है 86 से वो 87 आ गया। तो दैट्स वाई इट विल बी 3 अल्फा एंड 1 बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव मतलब बीटा डीके, नेगेटिव मतलब डीके ऐसा, और पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऐसा, ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी ऑफ सी वाटर फॉर pH 8.3 is dash, okay, just I'm solving that, it's very easy that you have to, मतलब इधर आपको सिर्फ बोला है कि हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी कैलकुलेट करना है, राइट। सो व्हाट इज हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी, सो इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, सिर्फ इसको आपको कैलकुलेट करना है, यही आपको बोला है। यू नो कि pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, राइट। जस्ट पुट कर दो अभी, और क्या प्रॉब्लम है इसमें, 8.3 इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, फिर से कैलकुलेट कर लो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H प्लस, ओके, दैट्स इट। इट विल बी, यू नो कि अगर इधर से हम लोग लॉग उठा दिया तो क्या होता है इसका 10 टू द पावर माइनस 8.3, राइट। तो जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8.3। कैलकुलेटिंग गेट कैलकुलेटर ऐसा ही, मैं और भी पर दिखा देता हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करता है। जस्ट सिंपल ब्रैकेट लो माइनस 8.3 ब्रैकेट क्लोज 10 टू द पावर दिस, so it will be 5.5 into 10 to the minus 9, right? So this one. So going to the next numerical. So इधर देखो क्या लिखा है कि a radioactive substance decays to 1/3 of its original value, and try करो जो मैं न्यूमेरिकल सबको मतलब कर रहा हूँ क्लास में उसको नोट करने का, नहीं तो बाद में ना फिर से सब कुछ भूल जाओगे कि क्या कैसे होता था, ठीक है। क्योंकि इसका ऐसा सॉल्यूशंस तो नहीं मिलेगा बुक में, क्योंकि इधर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जो गेट में भी नहीं है, जैम में भी अभी तक नहीं है, जो मतलब सेल्फ क्रिएटेड है, राइट। तो ट्राई करो कि जो जो इधर मैं कर रहा हूँ मेरे साथ मतलब लिख के करो उसको, ठीक है। तो तुम्हारी याद में भी आ जाएगा, अच्छा मैंने इसको ऐसे किया था, इसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने भी यही करता था जब मैं स्टूडेंट था, मैं भी भैया जो जिस टाइम करता था न्यूमेरिकल्स ऑल टाइम में, वो मतलब एक्सरसाइज बुक में कर लेता था एक साथ, ताकि याद में भी आ जाए, बाद में भी अगर कोई डाउट ना रहे कि इसको कैसे करना था मैं भूल गया, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, नहीं मेरे को आता है सब कुछ ऐसा। अब एक बार मतलब अभी लग सकता है कि थोड़ा मेसी हो सकता है, लेकिन बाद में अगर एक दो बार उसको देख लो ना तो फिर लगेगा वही तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन, a radioactive substance decays to 1/3 of its original value in 6 hours of time. What is the half-life of the substance? इसको कैसे करना चाहिए? A radioactive substance decays to 1/3 of its original value in 6 hours of time, right? What is the half-life of the substance? So इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? ये बहुत सिंपल, जो एकदम पहले फॉर्मूला आपको दिखाया वही सिर्फ इसको इधर यूज करना है, ओके, और कुछ नहीं। तो फॉर्मूला क्या था, n इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। मतलब सोचो कि इधर आपको क्या निकलना है, राइट, वो पहले सोचो। आपको निकलना है कि व्हाट इज द टी हाफ। तो टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है वो पहले सोचो। टी हाफ का फॉर्मूला तो एक ही है ना, कि टी हाफ इक्वल्स टू ln2 बाई लैम्डा। सो तो हमारे पास अननोन क्या है, लैम्डा। अगर हम लोग लैम्डा निकल लिया तो टी आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा निकलने में, राइट। और तो कुछ नहीं ना, सिर्फ इतना ही कि लैम्डा हम लोग को निकलना है, तो टी आप ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो लैम्डा हम लोग कहाँ से निकले, लैम्डा निकलने के लिए वी कैन यूज
दिस फॉर्मूला n इक्वल्स टू n0 e टू द माइनस लैम्डा। क्यों? क्योंकि इधर सब कुछ अवेलेबल है। सपोज कि इधर क्या बोला कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इधर कि सपोज मैंने पकड़ लिया कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 1। ओके, n0 इक्वल्स टू 1, तो n क्या हो गया 1/3 उसका, राइट। जस्ट पुट कर लो इधर कि n बाई n0 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ओके, तो जस्ट इसको लिया कि n बाई n0 इक्वल्स टू e टू द माइनस लैम्डा टी। ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यू हियर कि 1/3 n0 मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो 1 है, इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तो टी भी आपको पता है, तो टी मैंने डाल दिया इधर। सपोज कि e टू द माइनस लैम्डा इंटू 6, क्योंकि देखो इधर बोला है कि 1/3 हुआ है, 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 6 आवर्स, राइट। तो मैंने वही डाला कि 1/3 बाई 1, अच्छा हो तो लिख सकते हो, इंटू ई टू द माइनस लैम्डा इंटू 6, क्योंकि 6 आवर्स में 1/3 हुआ है। तो इधर से तुम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अभी इधर से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल गया, तो जस्ट इधर इसको पुट कर दो लैम्डा का वैल्यू, तो आपको टी हाफ मिल जाएगा। कि मेरे को टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ निकालने का तो एक ही फॉर्मूला है, ln 2 बाई लैम्डा। अभी मेरे पास अननोन क्या है, मेरे को टी हाफ निकालने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लैम्डा मेरे को पता नहीं है, तो हम लोगों को लैम्डा निकालना है। अभी मेरे को क्या वैल्यू दिया है इधर, मेरे को दिया है कि 1/3 हुआ है, मतलब रिमेनिंग या फिर अभी जो डीके हुआ है वो 1/3 हुआ है इनिशियल वैल्यू का। तो मैंने पकड़ लिया कि ओरिजिनल वैल्यू 1 था, तो डीके हो गया, अभी रिमेनिंग जो है वो हो गया 1/3। ठीक है, मतलब एन हो गया आपका 1, n0 हो गया 1 जो इनिशियल वैल्यू था, और एन हो गया 1/3, राइट। तो इसको इधर पुट कर दो कि 1/3 इक्वल्स टू इधर पर माइनस लैम्डा इंटू 6 आवर्स, टी तो दिया है इधर, दैट्स इट। फिर इधर से लैम्डा आपको निकल गया, तो लैम्डा अभी पुट कर दो टी आपका इक्वेशन में, तो आपको टी हाफ मिल जाएगा। ओके, कैलकुलेशन कर लो। अच्छा, इसका आंसर होगा जस्ट 3.78। जस्ट चेक कर लेना बाद में, ओके। नहीं आया तो मेरे को बताना, कि मैं भी गलत हो सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर बोला है कि आफ्टर डिकेइंग थ्रू 7 हाफ लाइफ पीरियड्स द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दैट रिड्यूस टू एन अमाउंट ऑफ 164 ग्राम इज डैश। तो कब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ टू द पावर n इनटू ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू रिमेनिंग अमाउंट, राइट, रिमेनिंग अमाउंट। ओके, तो जब हम लोगों को ओरिजिनल अमाउंट पता होगा, जब हम लोगों को कितना इन मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ, राइट, तो हम लोगों को नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता होगा, हम लोगों को ओरिजिनल अमाउंट पता होगा, तब हम लोग इस फॉर्मूला से रिमेनिंग अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट देखो इधर कुछ कुछ भी अवेलेबल नहीं है, राइट, इधर ओरिजिनल वैल्यू भी आपको नहीं दिया है, राइट। आपको सिर्फ दिया है कि डीके होने के बाद 1/3 हुआ है, और आपको कितना हाफ लाइफ है, लाइक एन का वैल्यू भी आपके पास नहीं है, तो आप इसलिए इस फॉर्मूला को इधर यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं यूज कर सकते हो, तो आपके पास एक ही फॉर्मूला बचा होता है, वो है एन इक्वल्स टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, जो मैंने इधर यूज किया। ओके, तो जस्ट सिंपली मैंने एन का वैल्यू पकड़ लिया 1/3, तो n0 का वैल्यू पकड़ लिया 1, जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया, लैम्डा निकल दिया, टी निकल गया, दैट्स इट। ओके, नाउ दिस वन, तो बताओ इसको कैसे करना है। सर क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लो कि इधर क्या क्या दिया है, कि टी हाफ, नंबर ऑफ टी हाफ, मतलब एन का वैल्यू इधर दिया है, राइट, कि 7 हाफ लाइफ गया है, तो एन इक्वल टू 7, राइट, आपको दिया है। और क्या दिया है कि द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट रिड्यूस टू एन अमाउंट ऑफ 164 ग्राम इज डैश, मतलब आपको निकालना है कि इसका ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट क्या है इसका, राइट। और आपको क्या दिया है कि आ, मतलब रिमेनिंग जो पोर्शन होता है इसका, कि अभी कितना वैल्यू है, ठीक है, मतलब रिमेनिंग जो पोर्शन है, रिमेनिंग अमाउंट इज 1/64 ग्राम, राइट। तो अभी आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ताकि आपको इजीली ओरिजिनल अमाउंट मिल जाए। ओके, तो कर लो कि 1/64, मतलब फॉर्मूला बताओ कि हाँ क्या होता है फॉर्मूला में जो लिखा है इधर, हाफ टू द पावर इनटू ओरिजिनल अमाउंट इक्वल्स टू रिमेनिंग अमाउंट, राइट। तो वही करते हो कि रिमेनिंग अमाउंट इधर दिया, मतलब अरे ये प्रॉब्लम क्यों होता है। ओके, सो हाफ टू द पावर एन का वैल्यू हो गया 7, राइट, इनटू ओरिजिनल अमाउंट सपोज 1, मैंने पकड़ लिया कि ओरिजिनल अमाउंट 1 है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 1/64 है। ओके, तो 1/2 इंटू हाफ टू द पावर 7,
ओके सॉरी, ओरिजिनल अमाउंट इधर निकालना है राइट, तो मैंने उसको एक्स पकड़ लिया कि सपोज कि एक्स इक्वल्स टू ओरिजिनल अमाउंट, ओके, क्योंकि उसको मेरे को कैलकुलेट करना है, तो हाफ टू द पावर 7 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/64 रिमेनिंग अमाउंट। फॉर्मूला तो वही था ना कि हाफ टू द पावर एन इंटू ओरिजिनल अमाउंट इक्वल्स टू रिमेनिंग अमाउंट, राइट, तो वही मैंने इधर किया कि हाफ टू द पावर 7 इंटू ओरिजिनल अमाउंट इक्वल्स टू रिमेनिंग अमाउंट। नाउ अभी इसको कैलकुलेट कर लो, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है देखो, इसको भी गेट कैलकुलेटर में ही करो। 2 is the correct answer. It's 2. Okay. So last 55 में क्या बोला है देखो कि 87 रुबिडियम decays to 87 strontium with a decay constant lambda equals to इतना, मतलब lambda का वैल्यू आपको दिया है। If at the time of the formation a system contains 8 into 10 to the power 4 atoms of rubidium and 10 cube atoms of strontium, the number of strontium atoms in this system at the end of 4 half lives will be dash, right? मतलब आपको क्या क्या दिया है वो पहले एक जगह में लिख लो कि गिवन लैम्डा का वैल्यू इधर आपको दिया है कि 1.42 इंटू 10 टू द पावर 11 ईयर इनवर्स, ओके। अच्छा, और क्या आपको दिया है इधर कि इफ एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन द सिस्टम कंटेन्स इतना रुबिडियम इतना स्ट्रॉन्सियम, राइट। इधर आपको और क्या दिया है बताओ, आपको इधर टी हाफ का वैल्यू दिया है, मतलब कितना टी हाफ क्या है, मतलब एन का वैल्यू आपको दिया है कि 4, राइट। और क्या दिया है कि जो पेरेंट मतलब जो इनिशियल वैल्यू था राइट, 87 आरबी से ही तो डीके होकर स्ट्रॉन्सियम होता है राइट, तो मतलब अगर 87 आरबी का बोल दिया कि 87 आरबी 8 इंटू 10 टू द पावर एटम्स था, मतलब ओरिजिनल या फिर इनिशियली वही था, मतलब इनिशियल जो एटम था, इनिशियल एटम नंबर वो कितना था 8 इंटू 10 टू द पावर 4, क्योंकि 87 आरबी एटम नंबर 8 इंटू 10 टू द पावर बोला मतलब इनिशियल अमाउंट वही था 8 इंटू 10 टू द पावर 4, राइट। और क्या दिया है इधर कि 87 स्ट्रॉन्सियम इनिशियली था 10 क्यूब एटम्स, राइट, मतलब इनिशियल 87 ऐसा था 10 क्यूब एटम्स, राइट। तो इतना तो पता चला ना कि लैम्डा का वैल्यू इधर दिया है, 4 हाफ लाइफ इधर बोला है, ठीक है। तो 87 आरबी डीके करके 87 एसआर होता है, राइट। ओके, सो आपको इधर देखो बोला कि इफ एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इनिशियली आपके पास 8 इंटू 10 पावर 4 एटम्स ऑफ रुबिडियम एंड 10 क्यूब एटम्स ऑफ स्ट्रॉन्सियम है, राइट, इन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, मतलब स्ट्रॉन्सियम क्या होता है, मतलब रुबिडियम है आपका पेरेंट जो डीके होके स्ट्रॉन्सियम डॉटर प्रोड्यूस करता है, राइट। तो अगर इनिशियली मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन आपके पास 10 क्यूब स्ट्रॉन्सियम रहता है, तो उसका मतलब क्या था, नॉन रेडियोजेनिक डॉटर है, राइट। हम लोग एक फॉर्मूला बोला था आपको कि डी इक्वल्स टू मतलब डॉटर इक्वल्स टू डी जीरो प्लस डी स्टार। ये क्या होता है, इधर डॉटर मतलब क्या, स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम इज द डॉटर, राइट। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको इधर डी कैलकुलेट करना है कि द नंबर ऑफ स्ट्रॉन्सियम एटम्स इन दिस सिस्टम एट द एंड ऑफ 4 हाफ लाइफ, मतलब आपको टोटल स्ट्रॉन्सियम जो कि ना इस सिस्टम के लिए डॉटर है, लाइक क्योंकि रूबिडियम डीके करके स्ट्रॉन्सियम होता है, तो स्ट्रॉन्सियम इज द डॉटर, okay, so the number of strontium atoms in the system at the end of 4 half lives, 4 half lives के बाद टोटल कितना डॉटर यानी कि टोटल कितना स्ट्रॉन्सियम रहेगा सिस्टम में वो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है कि आपके पास दो होता है, एक तो होता है कि डी जीरो जो नॉन रेडियोजेनिक है, जो पहले से ही सिस्टम में प्रेजेंट था, जो जिसका अमाउंट है 10 क्यूब एटम्स, राइट। तो डी जीरो हो गया आपका 10 क्यूब, ओके। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है इधर कि डी स्टार जो मतलब रेडियोजेनिक डॉटर है जो ड्यूबिडियम का डीके से बनता है, ओके, दैट्स इट। तो वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट सिंपल फॉर्मूला बताओ, पहले क्वेश्चन अच्छे से देखो क्या क्या दिया है, आपका हाफ लाइफ कितना गया है वो भी आपको दिया है, इनिशियल एटम कितना था वो भी आपको दिया है, अभी रिमेनिंग कितना रहेगा वो आपको निकालना है, राइट, जो हो गया आपका रेडियोजेनिक डॉटर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि मतलब सोचो कि अभी 87 है सर, जो डी स्टार लिख सकते हैं हम उसको, डी स्टार इक्वल्स टू हाफ टू द पावर एन का वैल्यू क्या होगा 4, राइट, इंटू इनिशियल कितना था 8 इंटू 10 टू द पावर 4, है ना। तो कितना आ रहा है इसका 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, राइट, सॉरी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हो गया आपका इसका वैल्यू,
सॉरी, एक बार का रिमेनिंग पोर्शन है। ओके, तो हम लोग क्या बोला अभी तक, मैं और एक बार इजी कर देता हूँ आपके लिए, कि आपको निकलना है कि टोटल डॉटर यानी कि जो 87 ऐसा जो है वो सिस्टम में कितना है आफ्टर 4 हाफ लाइफ। तो आपके पास इधर दो टाइप का डॉटर है, राइट। एक तो हो गया आपका इनिशियल जो था ही सिस्टम में, और एक आपका हो गया जो रूबीडियम का डीके करके जो सिस्टम में आफ्टर 4 लाइफ जो डीके करके सिस्टम में आता है, ये दोनों, राइट। अभी तो D0 हम लोग को पता है 10 क्यूब एटम्स। अभी हम लोग को क्या निकलना है कि कितना स्ट्रॉन्सियम आया है डीके करके रूबिडियम का जो डी स्टार है। ओके, सो उसके करने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग अभी देखेंगे कि 4 हाफ लाइफ के बाद कितना रूबिडियम सिस्टम में है, क्योंकि हम लोग को पता है कि इनिशियल 87 RB इन सिस्टम इज 8 × 10⁴ एटम्स, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज 4। तो अभी 4 हाफ लाइफ के बाद कितना रूबिडियम सिस्टम में है, उसका फॉर्मूला है कि मतलब रिमेनिंग 87 RB इक्वल्स टू ½ इंटू इनिशियल, राइट। जस्ट स्टेप बाय स्टेप समझो। इतना तक समझ में आया, राइट। सो जस्ट वैल्यू पुट कर दो इसमें कि ½ इंटू 8, अरे 8 × 10⁴। तो इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, 0.5 इंटू 10⁴, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या दिख रहा है कि इनिशियल जो अमाउंट था वो था 8 × 10⁴ एटम्स, राइट। और आफ्टर 4 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ जाने के बाद अभी सिस्टम में 87 RB कितना रहा, 0.5 इंटू 10⁵, राइट, जो इधर हम लोगों को दिख रहा है। तो इसका मतलब डीके कितना हुआ है, डीके कितना होगा, मतलब डीके ऑफ 87 RB विल बी कितना, इनिशियल कितना रहा 8 × 10⁴ माइनस अभी जितना है रिमेनिंग 0.5 इंटू 10⁴, राइट। इतना समझ में आया कि कितना डीके हुआ है, मतलब इनिशियली था 18 × 10⁴, अभी 4 हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग है, मतलब रिमेनिंग 87 RB इन सिस्टम इज 0.5 इंटू 10⁴, राइट। तो कितना डीके हुआ है, इस इनिशियल माइनस रिमेनिंग, मतलब इनिशियल क्या था और अभी क्या है, उसको अगर क्या बोलते हैं उसको सब्ट्रैक्शन करें तो हम लोग को डीके मिल जाएगा। तो इट विल बी 7.5 इंटू 10⁴, राइट। तो अगर इतना डीके हुआ है, मतलब 87 RB इतना एटम अगर डीके हुआ है तो इतना ही 87 एसआर प्रोड्यूस करेगा, राइट। राइट, क्योंकि हम लोग को पता है कि रूबिडियम का डीके होके स्ट्रॉन्सियम प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग क्या किया, हम लोग इनिशियल जो है रूबिडियम का अमाउंट तो हम लोग देख लिया कि 18 × 10⁴, रिमेनिंग कितना है आफ्टर 4 हाफ लाइफ वो भी हम लोगों को पता चल गया कि 0.5 × 10⁴। तो मतलब डीके ऑफ रूबिडियम इज, सो डीके हुआ इतना 7.5 इंटू 10⁴। तो अगर इतना ही डीके हुआ रूबिडियम का तो इतना ही प्रोडक्शन होगा जो रेडियोजेनिक, मतलब अमाउंट ऑफ डिस्टर, राइट। जो प्रोडक्शन मतलब रेडियोजेनिक जो स्ट्रॉन्सियम और रेडियोजेनिक डॉटर जो है। सो जस्ट इसको अभी ऐड कर दो कि 10³ प्लस डिस्टर कितना है 7.5 इंटू 10⁴, राइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10³ प्लस 75 इंटू 10³, राइट। तो कितना आ गया 76 इंटू 10³ इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। Okay, so move to the last one. So yeah, say a rock formed at time t0 equals to 0 with number of 14 C14 atoms 10⁵. The number of C14 atoms after a time of 18 10³ year is dash. Okay, and make sure round of 2 3 decimal places. तो आपको इधर क्या दिया है कि t0 equals to 0 मतलब इनिशियल, राइट। सो आपको इनिशियल जो अमाउंट है वो आपको दिया है इधर, राइट। और क्या दिया आपको कि द नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर ए टाइम ऑफ दिस विल बी दिस, हाउ मच, राइट। सो जस्ट लिख दो ऐसे कि गिवन, क्या क्या गिवन है इधर कि t0 मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम लोग फिर से वो ½ इंटू इनिशियल अमाउंट वो यूज नहीं कर सकते, राइट। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितना हाफ लाइफ गया है वो सब कुछ
कुछ भी पता नहीं, राइट, कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ की कितना टाइम, मतलब ये टाइम में कितना हाफ लाइफ गया है, कुछ भी हम लोगों को पता नहीं है। सिर्फ हम लोग को ओरिजिनल अमाउंट या फिर इनिशियल अमाउंट पता है जो 10⁵ है, सही है, लेकिन कितना हाफ लाइफ गया है वो हम लोग को पता नहीं, मतलब एन का वैल्यू हम लोग को इधर पता नहीं है, राइट। तो हम लोग वो फॉर्मूला इधर यूज नहीं कर सकते, तो और तो एक ही फॉर्मूला बचा, जो हो गया एन इक्वल्स टू n0 e⁻ λt। ओके, सर अभी देखो क्या क्या वैल्यू इधर दिया है। इधर आपको n0 का वैल्यू पता है, जो है 10⁵। ओके, और क्या दिया है आपको, t का वैल्यू इधर दिया है 8 × 10³ ईयर्स, राइट। ओके, तो आपको क्या निकलना है कि नंबर ऑफ 14C एटम्स आफ्टर दिस टाइम, तो आपको मेनली n का वैल्यू निकलना है, राइट, n का वैल्यू निकलना है। और आपको देखो ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना ही होगा, नहीं तो आप अगर ये न्यूमेरिकल सबको आता भी है तब भी आपका आंसर गलत आएगा। आपको बोला है इन log 10, मतलब log 10 n, इसका वैल्यू क्या है वो हम लोगों को निकालना है मेनली, राइट। तो हम लोग कैसे निकलने इसको, जस्ट सिंपली हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करें और टी का वैल्यू ले लें, दैट्स इट। ओके, जस्ट टी का वैल्यू हम लोग को इधर से निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, नंबर, सॉरी मैंने गलत बोला है, टी का वैल्यू नहीं, मतलब log 10 n का वैल्यू निकलना है, टी का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, जस्ट इसको पुट कर लो इस इक्वेशन में कि n इक्वल्स टू n0 e⁻ (1.25) इंटू 10⁻⁴, ये हो गया आपका लैम्डा का वैल्यू, इंटू 8 × 10³। ओके, right, now you have to just calculate this. Okay, so just can you just calculate this one, just you have to calculate the t value of t, that's it. If I write clearly, so n0 is 10⁵, t value is 8 × 10³ लैम्डा का वैल्यू भी आपको दिया है 1.25 इंटू 10⁻⁴ ईयर इनवर्स। ओके, just you have to calculate the value of log 10 n equals to कितना, तो just अरे just simply put the equation n equals to n0 e⁻⁻λt equals to 10⁵ into e⁻⁻1.25 into 10⁻⁴ into t का वैल्यू कितना है 8 × 10³। जस्ट इसको कैलकुलेट करो और निकलो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ओके, okay, so the final answer will be, just a minute, I'm just sharing the answer. It will be 4.566. You can just write the answer and cross check with your. I'm giving you one hint that how to calculate this. So for easily calculate this, just use ln. Okay, just use ln in both part. So where is that? So it will be like ln just a minute. Actually, okay, so it will be like n equals to n0 e⁻⁻λt. So n by n0 equals to e⁻⁻λt, right? So from this we can write ln. We can use ln, right, in this case, or you can also use log, or you can okay. So I'm directly using log value because we have to answer. You have to get the answer in log value, right? Like log a. So just I'm directly putting the value of log. I know, I guess that you everyone know that how to put that. So I'm just showing once that 2.303 log n by n0 equals to minus lambda t. Okay. If you want to ask that how I get this, so before that I can write the ln n by n0 equals to ln e⁻⁻λt. तो क्या किया हम लोगों ने कि 2.303 log n by n0 माइनस लैम्डा टी। अभी जस्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, n0 का वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा का वैल्यू पुट कर दो, t का वैल्यू पुट कर दो, निकलो कि log n का वैल्यू क्या है, एंड दैट्स द आंसर। ओके, just try yourself once. Okay, thank you so much everyone, bye.
हैव ए गुड डे।